और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक बड़ी खबर से, और बहुत दिलचस्प खबर है। खबर यह है कि मोदी को हराने के लिए अब तक बहुत से लोग आए और बहुत से गए, लेकिन अब एक नया ग्रुप आ गया है जो खुद को कह रहा वैगनर ग्रुप। कौन सा वैगनर ग्रुप? प्रधानमंत्री मोदी वैसे अमेरिका में थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र हैं पुतिन। जिस तरह पुतिन को हटाने के लिए एक विद्रोही ग्रुप तख्ता पलट के लिए आगे बढ़ रहा था, विरोधियों का कहना है मोदी के सामने, अगली तस्वीर दिखाइए, विरोधी कह रहे हैं ठीक इस तरह, ये आप देख रहे हैं वैगनर चीफ जो पुतिन को गद्दी से हटाने के लिए मॉस्को की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसका मकसद था पुतिन का तख्ता पलट। भारत में विरोधी ये कह रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए, कि वो यही है, वो यही वैगनर ग्रुप है। भारत में मोदी को हटाने के लिए ये खुद को वैगनर ग्रुप कह रहे हैं कि जैसे पुतिन को हटाने की कोशिश थी वैसे हम मोदी को हटा देंगे। सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी बीती रात लौटे भारत, उन्होंने सबसे पहले उतरकर क्या पूछा, यह सुनिए जरा। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या यह वाकई वैगनर ग्रुप मोदी को गद्दी से उतार पाएगा। मोदी बीती रात 12:30 बजे अमेरिका से वापस लौट आए। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी के अध्यक्ष समेत कई सांसद मौजूद थे। मोदी ने भारतीय सरजमी पर कदम रखते ही सबसे पहले अपने देश का हाल जाना। जो मुस्कान आज बिखेरी उतरते ही उस प्लेन से, उस मुस्कान में बहुत कुछ था। जो भारत का गौरव बढ़ा करके वो आए हैं, वो आज उनके चेहरे पे बहुत प्रसन्नता थी, लेकिन जो आज मुस्कुराहट थी उनकी, सभी से बड़े 4-5 वाक्य में बात किए। क्या क्या बोला? सब मत पूछो क्या क्या बोला। नहीं, बस उन्होंने ये बोला कि यहाँ कैसा है। मोदी भले ही विदेश में रहे हों, लेकिन उनके पीछे 2 बड़े घटनाक्रम हुए। पहला, रूस में पुतिन के तख्ता पलट के लिए उनका करीबी वैगनर ग्रुप का चीफ ही बागी हो गया। मोदी ने पुतिन को समझाया था युद्ध ठीक नहीं है, लेकिन शायद पुतिन को समझ नहीं आया। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। और दूसरा, मोदी जब अमेरिका में थे तो विरोधी मोदी को गद्दी से हटाने के लिए पटना में प्लानिंग कर रहे थे। मोदी को भारत आने के बाद इस बात की जानकारी दी गई। कोई विपक्ष में दम नहीं है, कोई विपक्ष में दम नहीं है। देश की जनता जानती है कि सारे ये लोग वही लोग हैं जो 2014 में जिनको जनता ने हराकर प्रधानमंत्री जी को बनाया था। हमसे पूछा कि देश के क्या हाल हैं और आपका हमारा जो अपना लोगों से मिलना चल रहा है 9 साल की उपलब्धि के ऊपर में, वो कैसा चल रहा है, तो हमने उसका बताया। अब विरोधी मोदी को पुतिन और खुद को पुतिन के खिलाफ खड़ा हुआ वैगनर ग्रुप बता रहा है, लेकिन वो ये भूल गए कि पुतिन के डर से वैगनर चीफ कब का भाग चुका है और मोदी विरोधियों में सारी लड़ाई ही चीफ बनने की है। अब आपको बताता हूं कौन है जो कह रहा है कि मोदी के सामने वो वैगनर ग्रुप है। उद्धव ठाकरे की जो सामना है, जो उनका मुखपत्र है सामना, उसमें लिखा है संपादकीय भारत का वैगनर ग्रुप, और यह तस्वीर लगी, देख रहे हैं आप, यह तस्वीर लगी। आइए आपको बताते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे मोदी को हराएंगे, कैसे खुद को वैगनर ग्रुप कह रहे हैं। वो ग्रुप जो पुतिन को हटाने के लिए गया था, ये सब मिलकर खुद को वैगनर समझ रहे हैं, वैगनर चीफ समझ रहे हैं। तो क्या वाकई मोदी को हरा पाएंगे? देखिए क्या कह रहे हैं। पहले ये आप देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी टैंक के साथ, अब जब जंग के मैदान में है, चाहे वो सियासत का दंगल हो, चुनावी दंगल हो या फिर युद्ध का मैदान,
ये अपने आप को जब वैगनर कह ही रहे हैं तो फिर दो हाथी सही। सामना के संपादकीय में वैगनर ग्रुप का जिक्र किया गया है और पटना में विरोधी दलों की बैठक की वैगनर ग्रुप से तुलना की गई। पटना में जुटे विरोधी दल कह रहे हैं कि हम सब वैगनर ग्रुप जैसे ही हैं, जैसे ये आगे खड़े हैं जिनको आप देख रहे हैं, जो पुतिन का तख्ता पलट करने गए थे। इन सियासतदानों का कहना, मोदी की सत्ता को चुनौती देने वाला लोकतंत्र का रक्षक है यह ग्रुप। भारत का वैगनर ग्रुप एक साथ आ गया है। यह ग्रुप किराए का ग्रुप नहीं है। बीजेपी पहले 400 का टारगेट सेट कर रही थी, अब बीजेपी ने 24 के लिए 300 का टारगेट सेट कर दिया। विरोधी दलों की एक बैठक से 100 सीटें कम कर ली हैं। पुतिन की तरह ही मोदी को भी जाना होगा और लोकतांत्रिक तरीके से मोदी को सत्ता से हटाएंगे। पटना में वैगनर ग्रुप ने यही संकेत दिए। हिंदुस्तान की सत्ता अहिंसक वैगनर मार्ग से पलटी जाएगी। 2024 में फैसला ईवीएम नहीं जनता करेगी। 2024 में मोदी को टक्कर देने के लिए यह वैगनर ग्रुप बन गया है। रूस में वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोला था। कई शहरों पर कब्जे के बाद मॉस्को जा रहे थे। वैगनर ग्रुप रूस की एक प्राइवेट आर्मी है। पुतिन के तख्ता पलट की साजिश रची गई थी। बेलारूस के राष्ट्रपति ने वैगनर ग्रुप से समझौता कराया। इसके बाद वैगनर ग्रुप वापस लौटने लगा है। पुतिन के तख्ता पलट का खतरा अभी टल चुका है। अब भारत में ये विरोधी मोदी को कह रहे हैं कि अब हम वैगनर ग्रुप हैं मोदी के खिलाफ। इस पर बीजेपी क्या कह रही, सुनिए जरा। मंत्री विश्वास सारंग क्या कह रहे हैं और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। और जहां तक सामना के लेख का मामला है, तो मुद्दा यही है कि बाल ठाकरे जी का बेटा तालिबानी मानसिकता पर काम कर रहा है। बाल ठाकरे साहब की आत्मा आज बहुत दुखी होगी। और ये वैगनर ग्रुप की जो बात कर रहे हैं रशिया के, वो विद्रोह की बात करते हैं, पर यह बात सही है कि ये मानसिकता तालिबानी मानसिकता है। अब वो तालिबानी मानसिकता से चलें या वैगनर ग्रुप की मानसिकता के साथ चलें, इस देश की जनता मोदी के साथ है। विपक्ष की बैठक पर आज लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ रहा है कि जहां एक और नौकरी के बदले नकद मांगने वाली ममता दीदी थी, वहीं दूसरी ओर जॉब के बदले जमीन लेने वाले लालू प्रसाद यादव थे। और राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो ममता बनर्जी से सवाल नहीं पूछ पाते कि बंगाल में आखिरकार पंचायती राज चुनावों में हत्याएं क्यों हो रही, केरल में हत्याएं क्यों हो रही। ये सवाल खड़ा होता है कि ये लोग वो इकट्ठे हुए हैं जिनका ना नेता है, ना नीतियां हैं और नीयत में भारी खोट है। आइए अब आपको बताते हैं, मोदी को हराने के लिए या हटाने के लिए ये जो वैगनर ग्रुप खुद को कह रहे हैं, जैसे पुतिन को हटाने के लिए वो वैगनर ग्रुप था, क्या इनके पास इतनी ताकत है? ये इतने ताकतवर हैं क्योंकि ये वोट के जरिए ही हटा सकते हैं। तो देखिए जरा इनकी ताकत। अब ये आपके सामने आ गए, मोदी के सामने चुनावी जंग तो लड़ेंगे, लेकिन ताकत कितनी रही है मोदी के पास। बीजेपी प्लस के पास 352 सांसद हैं, 352 सीटें। कुल लोकसभा में 543 सांसद हैं। अब इनको जोड़ दीजिए जो वैगनर खुद को कह रहे हैं, उनकी ताकत क्या है। कांग्रेस के पास 52 सोल्जर्स हैं, मान लीजिए सांसद की जगह। टीएमसी के पास 22, समाजवादी पार्टी के पास 3, उद्धव के पास 18, जो 18 इनके रहे भी नहीं, जेडीयू के 16, एनसीपी के 4, आरजेडी के 0, आम आदमी पार्टी का 1, 23 डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, पीडीपी 0, जेएमएम 1 और सीपीएम 3, सीपीआई 2। अब देखिए उस लिहाज से सांसद देखेंगे, सोल्जर के लिहाज से तो 148 है और सामने पीएम मोदी की फौज है 350 प्लस। अब इसकी ताकत देख लीजिए, वोटिंग के लिहाज से भी बीजेपी प्लस के पास 45% वोट है, 45% वोट 2019 में। कांग्रेस देखिए 19.5% वोट, लगभग 4.28% टीएमसी के पास, समाजवादी के पास 2.5%, उद्धव ठाकरे के पास लगभग 2%, जेडीयू के पास 1.45%, एनसीपी 1.38%, आरजेडी के पास लगभग 1%, आम आदमी पार्टी के पास 0.44%, डीएमके 2.34% वोट, नेशनल कॉन्फ्रेंस 0.05%,
पीडीपी 0.02, जेएमएम 0.31%, सीपीएम 1.75%, सीपीआई 0.58%। ये वोटिंग परसेंटेज है जो बताता है भारत की ताकत इनके साथ कितनी है। तो इनके साथ 36.73% और पीएम मोदी के साथ 45%। तो ये वाला वैगनर कैसे हराएगा? ये वैगनर चाहता है पीएम मोदी को हटाना गद्दी से, पीएम मोदी को भारत के पीएम के तौर पर हटाना। लेकिन भारत में ही एक माताजी, एक अम्मा है जिनसे मिलवाने जा रहा हूं आपको। ये माताजी अपनी जो जमीन है वो सब की सब पीएम मोदी को देना चाहती है। एक तरफ विरोधी मोदी को हटाना चाहते हैं, ये अम्मा के पास 25 बीघा जमीन है, कह रही है मेरी पूरी जमीन मोदी को दे दो। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी को पूछती है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इनकी तस्वीर, देख रहे हैं तस्वीर आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर घर पर लगाई है इन्होंने। उन विरोधियों के बीच ये तस्वीर भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी फैन है, अपना सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहती है। इस गरीबी में, मुफलिसी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अपनी जमीन करना चाहती हैं। तो देखिए जरा ये कौन है मोदी की सबसे बड़ी फैन। और उस स्थिति में जब 24 का चुनाव नजदीक है, उस हालात में जब सवाल भी होगा कि क्या काम किया गया ग्राउंड पर, इस नाम पर वोट मिलेगा, इस पर ये माताजी क्या कह रही हैं? ये देख रहे हैं तस्वीर, इनके घर में पीएम मोदी की फोटो लगी है। पीएम मोदी को अपना बेटा मानती है बुजुर्ग महिला। बुजुर्ग महिला मोदी की सबसे बड़ी मुरीद है, मध्य प्रदेश के राजगढ़ की रहने वाली है। बुजुर्ग महिला का नाम है मांगी बाई तंवर, उम्र इनकी 100 साल है और पीएम मोदी के नाम अपनी जमीन कर देना चाहती हैं कि पीएम मोदी को मैं अपनी सारी जमीन दे दूंगी। इनके पास 25 बीघा जमीन है, कह रही है मोदी के नाम 25 बीघा जमीन कर दूंगी। इनके जबकि 14 बेटे बेटी हैं, लेकिन सारी जमीन पीएम मोदी को देना चाहती हैं। मोदी को ही अपना सबसे प्यारा बेटा बताती हैं। 27 जून को पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान यह बुजुर्ग महिला प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहती हैं। वो कहती हैं मोदी मेरा लाल है, मेरा बेटा है। मोदी बेटा होने के सारे फर्ज निभा रहा है जो आज के समय में सगे बेटा बेटी भी नहीं निभाते। गेहूं चावल दे रहा है, फ्री इलाज करा रहा है, फसल खराब होने पर मुआवजा देता है, जिंदगी गुजारने के लिए विधवा पेंशन दे रहा है, हमें तीर्थ कराए, रहने के लिए घर बनाकर दिया है। वो मेरा बेटा है, मेरा लाल है और मेरा भगवान है, ये कह रही है माता जी। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है अम्मा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सब कुछ निछावर कर देना चाहती है। सुनिए। मोदी जी मारो लाल है, मोदी जी मारो बेटो है, पैसा दे दियो मैं। क्या क्या दे रहे हैं आपको? मैं खाएंगे, हमारे कॉलोनी दे दी, हाँ। हमारे गांव दे दियो। और ये हमारे मोदी जी मारो लाल है। आप उनको बेटा मानती हैं? हाँ, उन्हीं बेटो मानू। हमारी जमीन तो अदर मोदी जी दे दूँ। जमीन भी उनके नाम कर हाँ, दूं? जमीन भी हमारा मोदी जी दे दूँ। कितनी बीघा जमीन है आपके? हमारे गोने 25 बीघा। आपके बेटे हैं ना, फिर उनको क्या दोगी आप? 14 बेटा है, राम जी का ज्ञापन भी उनका घर बारा है। मार तुम्हारो मोदी ही है, माराड़ी मोदी जी है? हाँ, मोदी जी है मारो। सबसे ज्यादा विश्वास मोदी जी पे है आपको? हाँ, मोदी जी है मारो। तो अच्छा, कभी मिली मोदी जी से आप? कभी जन की नहीं मिली। फिर काय में देखा आपने? मैंने टीवी में देखियो। मिलना चाहोगी उनसे? देखा मिलवा जाओ, हमारा लाल है। मोदी जी ने तीरथ करा दिया, मैं तीरथ करा दिया। और ये मोदी जी ने हमारे ज्ञानों बना दिया। मोदी जी ने पूरी पार्टी रकमा हमारा बेटा ने करना दिया, बने मोदी जी ने भेज दिया। अब मोदी जी खाद दे रही हो, बीज दे रही हो, और मोदी जी सब रकम दे रही हो। मैं मोदी जी का काम ला रही, टोली करियो, जाने इंडो दे रही हो। मोदी जी तो मारू तो बल्लो करियो, और वो को भी बल्लो ही भगवान करेगो। हाँ, मोदी जी खास मार बेटो है, खास बेटो है मारो। तो माताजी पीएम मोदी को 25 बीघा जमीन दिए दे रही हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 के लिए हराने के लिए वैगनर ग्रुप तैयार हो गया है। उद्धव के सामना में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैसे ही हटाएंगे
जैसे पुतिन को वैगनर ग्रुप हटा रहा था, यानी पुतिन का करीबी विद्रोही बन गया, पुतिन का राइट हैंड ही उनको गद्दी से हटाने चला गया। लेकिन यह कहावत किस पर सेट बैठती है? यह कहावत सटीक तो उद्धव पर बैठती है, क्योंकि उद्धव के करीबी थे शिंदे। तो असली वैगनर कौन हुआ? असली वैगनर तो उद्धव के सामने शिंदे हुए, क्योंकि शिंदे हटाने जा रहे थे, शिंदे ने ही हटाया है उद्धव को। यह मैं क्यों कह रहा हूं? इसी सामना में लिखा गया है, उद्धव के पार्टी का मुखपत्र है, यह सटीक उद्धव पर बैठता है। उद्धव के सामने वैगनर तो शिंदे साबित हुए, पुतिन ने तो अपने वाले को खदेड़ दिया। पुतिन के खिलाफ वैगनर चीफ येवगिनी ने बगावत की, एकनाथ शिंदे ने उद्धव के खिलाफ बगावत की थी, महाविकास अघाड़ी सरकार में रहते हुए बगावत। पुतिन के खिलाफ वैगनर चीफ के साथ 25,000 जवान थे, 35 से अधिक विधायकों को लेकर शिंदे ने अपना गुट बना लिया। वैगनर चीफ ने रूस के रोस्तोव पर कब्जा कर लिया, शिंदे विधायकों के साथ गुवाहाटी चले गए। वैगनर चीफ को पुतिन का तख्ता पलट करना था, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सत्ता को शिंदे ने पलट दिया। इसके बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। पुतिन का विद्रोही तो भाग खड़ा हुआ, लेकिन शिंदे ने उद्धव से पहले कुर्सी छीन ली, उसके बाद पार्टी का नाम भी छीन लिया, और नाम के बाद चुनाव निशान तीर कमान भी छीन लिया। असली वैगनर ग्रुप बनकर उद्धव का तख्ता पलट कर दिया। कल तक एकनाथ शिंदे उद्धव के खास थे, उद्धव सरकार में मंत्री थे एकनाथ शिंदे, वैगनर चीफ भी पुतिन का बहुत करीबी था। अब उद्धव मोदी के खिलाफ वैगनर ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, विरोधी दलों की तुलना रूस के वैगनर ग्रुप से कर रहे हैं, लेकिन खुद अपने हाथ जला चुके और अब दूसरी बात कह रहे हैं, जबकि यह कहावत जो सामना में लिखी गई, यह सबसे सटीक तो उद्धव ठाकरे पर हो रही है। जरा सुनिए राशिद अलवी क्या कह रहे हैं और आरपी सिंह क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है और करेगी, और देश के करीब करीब सारे राजनीतिक दल एक साथ आएंगे। एक दो राजनीतिक दल अगर नहीं भी आते तो चुनाव के बाद वो साथ आएंगे, चूंकि उन्हें चुनना पड़ेगा चुनाव के बाद कि कांग्रेस की सरकार बने या बीजेपी की सरकार बने। तो चुनाव से पहले अगर नहीं आते तो बाद में आना पड़ेगा। मोदी विरोध में किस हद तक जा सकते हैं और क्या सोच है, ये दिखती है। अब ये इनकी औकात रहेगी कि अपने आप को वैगनआर से कंपेयर करने लगे और ये बताने लगे कि हम उस प्रकार से देश में विद्रोह करेंगे। अरे आप राजनीति में हैं, आप लोकतांत्रिक राजनीति में हैं, आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करिए, लोगों तक जाइए, लोगों को मत लीजिए, यहाँ पर विद्रोह के झंडे मत खड़ा करिए और अपना उपहास मत उड़ाइए। अब देखिए दिलचस्प बात यह है कि पुतिन के खिलाफ करीबी ने विद्रोह किया और विद्रोह करने वाला चीफ था, वैगनर चीफ। लेकिन यहां तो एक वैगनर चीफ था, यहां चीफ कौन होगा वैगनर का, इसी की लड़ाई है। यहां चीफ ढूंढे नहीं मिल रहा है, सब चीफ बनना चाहते हैं, तो यहां येवगिनी कौन बनेगा, इसी की सारी जंग है। सभी चाहते हैं वो येवगिनी बनना। तो देखिए जरा कौन कौन से नाम है, आपस में ही ये सारे चीफ बनने के लिए लड़ रहे हैं। देखिए जरा बीच में जो आप देख रहे हैं, ये है येवगिनी, जिसने पुतिन के खिलाफ विद्रोह किया, और यहां सभी बनना चाहते हैं ये बीच वाला चीफ। रूस की प्राइवेट आर्मी के हेड हैं येवगिनी प्रिगोजिन। येवगिनी को पुतिन का रसोइया कहा जाता है, और वो पहले एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे जहां पुतिन अक्सर खाने के लिए जाया करते थे। धीरे धीरे पुतिन के करीबी सहयोगी बन गए। रूसी सरकार से करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट मिले, 5 सालों में 26,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया। येवगिनी ही वैगनर ग्रुप को फंड करते हैं। वैगनर ग्रुप की रूस की प्राइवेट आर्मी है। यूक्रेन जंग में वैगनर ग्रुप शामिल था और जंग लड़ रहा था। वैगनर ग्रुप में 50,000 भाड़े के लड़ाके। अब सवाल यह कि भारत में येवगिनी जैसा कौन है? वैगनर तो बना लिया इन्होंने, कहा ये वैगनर है। चीफ कौन है? विपक्ष में पीएम पद के कई दावेदार हैं, किसी एक नेता के नाम पर सहमति नहीं है अब तक। केजरीवाल और कांग्रेस आमने सामने है। केजरीवाल पहले अध्यादेश पर समर्थन चाहते हैं, मतलब केजरीवाल राहुल एक दूसरे के खुद विरोध में है। केजरीवाल से मिलने तक का कांग्रेस ने वक्त नहीं दिया। क्या नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ येवगिनी बनेंगे? ममता बनर्जी भी कांग्रेस के विरोध पर सवाल उठाती हैं।
और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रदर्शन का विरोध किया था। ममता के फॉर्मूले से कांग्रेस को 227 सीटों पर ही चुनाव लड़ना है। जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत, वहां कांग्रेस से समर्थन मांगा है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने टीएमसी को चोरों की पार्टी कहा है। कांग्रेस जहां चाहेगी वहां से लड़ेगी, कांग्रेस जी हुजूरी नहीं करेगी। ऐसे में विरोधी दल का नेता ही फाइनल नहीं है। अपने आप को वैगनर कहने से सामने लड़ाई नहीं लड़ी जाती। एक नेता नहीं ढूंढ पा रहे हैं ये सब मिलकर, तो कैसे लड़ेंगे मोदी से? सुनिए जरा, आपस में ही लड़ रहे हैं। क्या कुछ कह रही टीएमसी, क्या कहना है कांग्रेस का? इतना भी तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमको खून बहेगा, बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा, ऐसा लोगों को कहना है। महागठबंधन की तैयारी में लगी हुई हैं सभी पार्टियों को लेकर, क्या बोलेंगे इस पे? कहाँ कौन वहाँ गठबंधन कैसे कर रहे हैं मुझे पता नहीं। सारे देश देखते हैं कहाँ कौन सा गठबंधन हो रहे हैं, क्या चर्चा हो रहे हैं। पटना में जाकर पटना में ममता बनर्जी को बुलाया पर नहीं गए हम लोग, नीतीश कुमार भी बुलाया इसलिए, ममता बनर्जी से अगुवाई नहीं करते। इतना ही नहीं, विरोधी कह रहे हैं पुतिन ने चुनाव नहीं कराया, पुतिन ने अपने लोगों को चुना है। फिर ईवीएम पर सवाल भारत में उठा रहे हैं। कह रहे हैं उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप धोखे से जीतने का आरोप ईवीएम पर लगा रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई। अब बड़ा बुनियादी सवाल है। सवाल यह है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई, चुनाव सही तरीके से नहीं हुए, तो फिर यह सब तब क्यों होता है जब बीजेपी जीत जाती है, मोदी जीत जाते हैं? यह छेड़छाड़ तब क्यों नहीं दिखती है जब विरोधी जीत जाते हैं? देखिए जरा, अब देखिए जरा, कहा जा रहा है छला गया, धोखा हुआ चुनाव में। तो सवाल यह है, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती तब यह धोखा नहीं हुआ, हिमाचल में जब कांग्रेस जीती तब यह धोखा नहीं हुआ, दिल्ली में जब केजरीवाल जीते तब यह धोखा नहीं हुआ, राजस्थान में जब कांग्रेस चुनाव जीती, गहलोत मुख्यमंत्री बने, तब यह धोखा नहीं हुआ, झारखंड में हेमंत सोरेन जीत गए तब भी धोखा नहीं था, पश्चिम बंगाल में दीदी जीत गई तब भी चुनाव में धोखा नहीं था, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में कांग्रेस जीती है। तो जब विरोधी खुद जीते तब इनकी ताकत, इनकी मेहनत, और अगर मोदी जीते तो ईवीएम में छेड़छाड़, ईवीएम में धोखेबाजी, इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी, इसी को कहते हैं दोगलापन। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर ये कहकर ये खुद उस लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं जिसका ये हिस्सा है, जिसके पर्व के जरिए, चुनाव के जरिए ये चुनकर पहुंचते हैं। इसलिए मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा। यदि मोदी जी ने भारत में लोकतंत्र की हत्या की है, आप कर्नाटक में चुनाव कैसे जीते? यदि मोदी जी ने लोकतंत्र की हत्या की है, तो आप हिमाचल प्रदेश में चुनाव कैसे जीते? आप छत्तीसगढ़ में चुनाव कैसे जीते? राजस्थान में आप चुनाव कैसे जीते? जनता को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के अनर्गल आरोप विरोधी दलों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। मेरे भाई, सच्चाई है कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम इस बाजार भारत के इतिहास में भी किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो पढ़े लिखे कम है, पढ़ते लिखते भी कम है, इनको पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है। मैं अनपढ़ कहूं तो अच्छा नहीं है। ये हर जगह महंगाई 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 की बात करते हैं। इनको मालूम नहीं है कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की रह गई है। इस बात को पाकिस्तान की महंगाई दर 48 6-7 हो गई है। 48। भारत कहां खड़ा है? हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। यह देश में मोदी जी जैसे नेता है। अब जरा सोचिए, मोदी को हराने के लिए अगली बड़ी बैठक कब हो रही है? जल्दी होने वाली है वो बैठक। ये सारे नेता फिर से एक साथ मिलने वाले हैं जहां मौसम कुछ ठंडा हो। गर्मी बहुत है उत्तर भारत में। देखिए जरा कहां मिलने वाले हैं, ये आप देख रहे हैं। अगली बैठक होने वाली है पटना के बाद शिमला में,
जुलाई में बैठक होगी, अगले महीने ये बैठक होने जा रही। 2024 चुनाव के लिए ब्लूप्रिंट तैयार होगा इस बैठक में, और इस बैठक में संयोजक नियुक्त किया जाएगा कि कौन होगा इसका संयोजक। नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। बैठक से पहले ही केजरीवाल ने चेतावनी दी है, अध्यादेश पर पहले स्टैंड साफ कर दे कांग्रेस, नहीं तो शिमला बैठक में शामिल नहीं होंगे, यह कहना है आम आदमी पार्टी का। बंगाल में ममता और कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उमर अब्दुल्ला ने भी 370 पर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा है कि 370 पर खामोश क्यों रहे, 370 पर बीजेपी को समर्थन क्यों किया। आरजेडी ने भी केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया। केजरीवाल अपनी शर्तों पर गठबंधन चाहते हैं। ऐसे में शिमला बैठक विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती होगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। विपक्ष खुद को कह रहा है वो वैगनर है मोदी को हटाने के लिए। क्या देश के लोग भी मानते हैं वो वैगनर है और 24 में मोदी को हरा पाएंगे? सुनिए। और ये जो गुमराह कर रहे हैं ये लोग महाराष्ट्र में बैठ के, अब इनके हाथ में कोई पावर तो है नहीं। अब पावर हाथ से जाने के बाद अपने पेपरों में अनसड़ित लिखते रहते हैं, तो मुझे तो बैन होना चाहिए ऐसे पेपरों के ऊपर जो देश को आर्थिक स्थिति से नुकसान पहुंचाता हो और लोगों को भ्रमित करता हो। ऐसे उस पर न्यूज़ पे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। उनका दिमाग खराब हो गया उद्धव ठाकरे का और उसका और राउत का, क्योंकि वो ही इज आउट ऑफ जॉब। मतलब जब से निकले हैं सत्ता से उनका इधर उधर भटक रहे हैं सब। They have lost their senses. ऐसे ही है, कभी हिटलर से भी कंपेयर कर देंगे तो कोई उसका तर्क नहीं बनता। अगर पुतिन से ये बात है, लीडरशिप क्वालिटीज पुतिन में है वो नरेंद्र मोदी जी में भी काफी अच्छी है। पुतिन को भी जनता ने चुना है, मोदी को भी जनता ने चुना है। पुतिन गलत क्या कर रहा है? पुतिन क्या गलत कर रहा है? जब नाटो उसके बराबर में आ जाएगा तो उसके लिए खतरा हो जाएगा, इसलिए पुतिन लड़ा है उससे। पुतिन गलत कहाँ कर रहा है? मोदी क्या गलत कर रहे हैं? चोरों से लड़ रहे हैं। बाला साहब ठेकरे जैसा अच्छा आदमी का लड़का ऐसे नहीं होना चाहिए। इतना देशभक्त आदमी हो और आज विद्रोह करने की बात कर रहा है। लग नहीं रहा कि उद्धव ठाकरे जैसे आदमी को बोलना चाहिए। ये सब कांग्रेस का असर है, एनसीपी का असर है। बाला साहब कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है उद्धव ठाकरे। शिवसेना उसी हालत में है इस समय जिस समय जैसी नीतीश जी का हाल है। बौखलाए हुए हैं सब लोग। तो भैया बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है, ठीक है, चूहे तो उसको बांधेगा कौन?